नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम पर। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का सबसे आसान तरीका है कि उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को समझ लिया जाए और उसी के पैटर्न के आधार पर अपनी तैयारी को मजबूत की जाए। तो इसी मजबूती के क्रम में दोस्तों हमने एक श्रृंखला आरंभ की थी जिसका आज तीसरा क्लास है और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अश्वलिपिक सह टंकक अर्थात स्टेनोग्राफर की परीक्षा का प्रश्न पत्र, जो कि 27/8/2006 को बिहार एसएससी के द्वारा आयोजित कराई गई थी। तो इसके क्वेश्चन को वन लाइनर फॉर्मेट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में जो सबसे कम वर्षा वाला स्थान है दोस्तों, यह लेह है। लेह लद्दाख में पड़ता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे गहरा समुद्री गर्त है यह चैलेंजर है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो कालगुरली जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में यह स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? तो थारू लोग जो है दोस्तों, ये एक जनजाति है जो उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अगला प्रश्न है, हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो हजीरा उर्वरक कारखाना जो है दोस्तों, यह प्राकृतिक गैस पे आधारित है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है या किस नदी पर आधारित है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है दोस्तों, ये कृष्णा नदी पर आधारित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है दोस्तों, यह हैदराबाद में स्थित है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो भारत जो है ग्रेफाइट के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। अगला प्रश्न है, संगमरमर क्या है? संगमरमर जो है दोस्तों, यह कायांतरित चट्टान होता है। संगमरमर कायांतरित चट्टान है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का जो निकटतम ग्रह है यह है शुक्र। अगला प्रश्न है, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? तो महासागर में जो ज्वार भाटा आता रहता है, इसका कारण है सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। ज्वार भाटा आने का कारण है सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव। अगला प्रश्न है, सू नहर किसको जोड़ती है? तो सू नहर जो है दोस्तों, यह सुपीरियर और ह्यूरॉन को जोड़ती है, इसको ध्यान में रखिएगा कि सू नहर जो है यह सुपीरियर और ह्यूरॉन को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो आकस्मिकता निधि जो है दोस्तों, यह राष्ट्रपति के द्वारा संसदीय स्वीकृति के पूर्व व्यय किया जा सकता है। इसके लिए संसदीय स्वीकृति आवश्यक है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है दोस्तों, यह कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है, यानी कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा उसे दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किस प्रकार किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। अगर संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार हो जाए तो मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और ये जोड़ा गया था 1976 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों जेबी कृपलानी, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? तो सॉलिसिटर जनरल जो है यह कानूनी सलाहकार होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित हैं?
तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां जो है यह संसद में निहित होती है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो दोस्तों, राज्य का जो नीति निदेशक सिद्धांत है इसका अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश किस सूची में जारी कर सकता है? तो केंद्र सरकार जो है राज्यों को निर्देश तीनों सूचियों में जारी कर सकता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है दोस्तों यह राष्ट्रपति बुला सकता है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अवमूल्यन का अर्थ क्या है? तो अवमूल्यन का अर्थ होता है दोस्तों सोने के संदर्भ में मुद्रा के मूल्य में कमी। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा कि सोने के संदर्भ में मुद्रा के मूल्य में जो कमी होती है इसी को अवमूल्यन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था दोस्तों ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां पे आयात और निर्यात दोनों ही बंद रहते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना जो है 1945 ईस्वी में होती है। इसको ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो आयकर जो होता है दोस्तों यह प्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है, कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित है? तो कोलार की जो सोने की खदान है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो भारत में जो है सूती वस्त्र निर्माण उद्योग सबसे अधिक रोजगार उत्पन्न करता है। सूती वस्त्र उद्योग जो है दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कैनवेट जो है किससे संबंधित है? तो कैनवेट जो है दोस्तों यह परोक्ष कर की दर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो गंगा का जो उत्तरी मैदान है यह 56,980 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 56,980। अगला प्रश्न है, पट्स जो है किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं? तो पट्स कहलाता है दोस्तों सपाट चोटी के पठार। तो जो पठार की आकृति कुछ ऐसी होती है और अगर सपाट हो इसका ऊपरी हिस्सा तो इसको जो है पट्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया है? तो उड़ीसा जो है दोस्तों यह 1936 में बिहार से अलग किया गया और एक नया प्रांत बनाया गया। ठीक है, ईस्वी याद रखिएगा 1936 अर्थात 1936। अगला प्रश्न है, बिहार में किसान सभा गठन का औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो बिहार में किसान सभा गठन का औपचारिक घोषणा होता है 4 मार्च 1928 को। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था दोस्तों उस समय पामस्टन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न है, नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक कथन किसका था? तो नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक है ऐसा कहने वाले थे मौलाना आजाद। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? तो महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे दोस्तों सत्य व अहिंसा। ठीक है। अगला प्रश्न है, बहिष्कृत भारत पत्रिका किससे संबंधित थे? तो बहिष्कृत भारत जो है दोस्तों यह B.R. अम्बेडकर की पत्रिका है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की?
तो दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने की थी, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? तो विदेश में जो दोस्तों स्वतंत्र भारतीय सरकार है यह राजा महेंद्र लाल सिंह ने स्थापित की थी। इसको ध्यान में रखिएगा कि राजा महेंद्र लाल सिंह जो थे यह विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1929 ईस्वी में। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है कांग्रेस का, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है राजा सवाई जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो राजा सवाई जयसिंह के द्वारा जयपुर में प्रथम वेधशाला स्थापित की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का मकबरा जो है दोस्तों यह भारत में नहीं है। अगला प्रश्न है मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो मोहम्मद गौरी का दास था बख्तियार खिलजी, जिसने कि बिहार एवं बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का दोस्तों पहला शासक था पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न है अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? तो यह शिवाजी के शासनकाल में थी दोस्तों अष्टप्रधान मंत्री परिषद। ठीक है। अगला प्रश्न है इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में संपन्न हुई थी? तो इब्न बतूता की भारत यात्रा जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो रामानुजाचार्य का संबंध है दोस्तों विशिष्टाद्वैतवाद से। इसको ध्यान में रखिएगा कि विशिष्टाद्वैतवाद जो है इससे संबंध है रामानुजाचार्य का। अगला प्रश्न है सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो सल्तनत काल में दोस्तों अधिकांश अमीर और सुल्तान ये तुर्क वर्ग के थे। अगला प्रश्न है सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप बनवाया था दोस्तों अशोक ने। अगला प्रश्न है कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो कनिष्क का जो राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों 78 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। अगला प्रश्न है डेटम रेखा क्या है? तो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, इसको डेटम कहा जाता है। समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें कि ऊंचाई और गहराई की माप होती है, इसको डेटम कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया? तो दोस्तों बोकारो की स्थापना जब हुई थी तो उसमें सोवियत संघ ने सहायता किया था, जिसको रूस भी कहा जाता है। अभी वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है ये। अगला प्रश्न है विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो विश्व का चीनी का कटोरा कहलाता है क्यूबा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत का महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रहा था? तो आर्यभट्ट जो थे दोस्तों इनका संबंध पाटलिपुत्र से था, काफी गहरा संबंध था। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? तो ये जो नष्ट हुआ था दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव, ये बख्तियार खिलजी के हाथों नष्ट हुआ था। अगला प्रश्न है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहलाती है कोसी नदी। अगला प्रश्न है गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? तो जो गंगा का दक्षिणी भाग है दोस्तों इसमें जलोढ़ मिट्टी को कटेल कैवाल के नाम से जाना जाता है। कटेल कैवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है बिहार में कोसी परियोजना का श्री गणेश कब हुआ था?
तो दोस्तों बिहार में कोसी परियोजना का श्री गणेश होता है 1954 ईस्वी में, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? तो बिहार में दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था 1978 ईस्वी में। 1978 में जो है बिहार में दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, जयदेव द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो जयदेव जो है गीत गोविंद लिखे थे। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सलारजंग म्यूजियम ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। सलारजंग म्यूजियम हैदराबाद में है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान कौन सा है? तो भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान है लक्ष्य। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय बालिका खिलाड़ी कौन है? तो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जो है दोस्तों, ये है सानिया मिर्जा। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है सानिया मिर्जा। अगला प्रश्न है, तमसो मां ज्योतिर्गमय यह पंक्ति कहां से ली गई है? तो ये ली गई है ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो पुस्तक है इसके लेखक हैं E.F. सुभाकर। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से पुरस्कृत रमा वैद्यनाथ किस कला क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से पुरस्कृत रमा वैद्यनाथ जो है दोस्तों, इनका संबंध है नृत्य से। अगला प्रश्न है, बगलिहार हाइडल परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो बगलिहार हाइडल परियोजना जो है यह चिनाब नदी पर बनाई जा रही है। अगला प्रश्न है, कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो ये है कमलेश्वर की रचना दोस्तों। कितने पाकिस्तान जो है इसकी रचना कमलेश्वर ने की थी। अगला प्रश्न है, वंदे भारतम योजना किसके लिए है? तो वंदे भारतम योजना जो है यह गर्भवती महिलाओं के लिए है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीके की खोज की थी जॉन साल्क ने। इनका नाम था जॉन साल्क, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो ये 120/80 होता है, ये आपको पता ही है। अगला प्रश्न है, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? तो कार में जो है दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के कारण जमता है। अगला प्रश्न है, BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगना चाहिए? तो नवजात शिशु को जो है BCG का टीका यह 7 दिनों के अंदर लग जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो कोशिका भित्ति के कारण भिन्न होती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है दोस्तों, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है यह छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, खाद्य संरक्षण अर्थात फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों खाद्य संरक्षण में जो है ये बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? तो लैक्टिक एसिड का जमाव होता है जब शरीर में, तो मांसपेशियां जो है थकान का अनुभव करने लगती है, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। लैक्टिक एसिड के जमाव होने पर मांसपेशियां जो है थकान का अनुभव करने लगती है। अगला प्रश्न है, अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है?
तो अस्त होते समय प्रकीर्णन के कारण सूर्य जो है लाल रंग का दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी जो है दोस्तों यह हार्मोन माना जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा है? तो सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन जो है दोस्तों यह है फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है लाल रक्त कणिकाओं के माध्यम से। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग किस पर निर्भर करता है? तो पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग जो है प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर निर्भर करता है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो जल का जो है वाष्प में परिवर्तन यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? तो दोस्तों प्राकृतिक रबर जो होता है इसका बहुलक होता है आइसोप्रीन। अगला प्रश्न है, गोदुग्ध में पीलेपन का क्या कारण होता है? तो इसका कारण होता है दोस्तों कैरोटीन नामक प्रोटीन। गोदुग्ध के पीला होने का कारण है इसमें जो है कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण यह पीला होता है। अगला प्रश्न है, डायनेमो का कार्य क्या है? तो डायनेमो का कार्य है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारी आज की प्रैक्टिस सेट। अब मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में जो कि रहने वाला है हमारा व्यवसाय अनुदेशक ट्रेड इंस्ट्रक्टर का। तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर करें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।